हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB बहुत से टीचिंग एग्जाम्स में जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की की थ्योरी से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। सीडीपी के अंदर 3-4 क्वेश्चन इनके थ्योरी से आते हैं और बाकी पेडागोजी वाले पोर्शन में भी इनके क्वेश्चन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से 20-25 क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 20-25 क्वेश्चन तो आते नहीं है। देखिए, यूं कह सकते हैं कि अगर जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की की थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी है तो पेडागोजी के 20-25 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इन्हीं की थ्योरी से इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी होती है। तो इन तीनों की थ्योरी हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज जीन पियाजे की थ्योरी सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, समझने भी वाले हैं एग्जाम्पल के साथ, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण के साथ, जिससे कि पूरी थ्योरी आज यही तैयार हो जाने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूं आप सभी को। बहुत से लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है मेरा नाम दिव्येंद्र मिश्रा है और सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट, DSSB, PRT एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में पढ़ाने का, और अभी अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर भी मैं हूं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बिना टाइम गवाए अब हम शुरू करते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी लाइव वीडियो में इसको पढ़ाने की कोशिश की थी, कुछ नेटवर्क इशू था इसलिए ऑफलाइन मोड में ये वीडियो आप सभी के लिए अपलोड किया जा रहा है। और हाँ, मैं यकीन दिलाता हूं इस वीडियो को देखने के बाद जीन पियाजे की थ्योरी से कहीं से कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे और इस वीडियो के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो जीन पियाजे को आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास यानी कि मानसिक विकास से संबंधित है, बौद्धिक विकास से संबंधित है इनकी थ्योरी कि अलग अलग उम्र में बच्चों का मानसिक या बौद्धिक विकास किस तरह से होता है, उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने थ्योरी के अंदर। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उम्मीद करता हूं कि इसको नोट कर लीजिए, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा जीन पियाजे का। बहुत ही आसान सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है मैंने, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, नोट करिए और समझिए भी। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित है। ठीक है, पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसी भी व्यक्ति का बचपन, ठीक है, वही डिसाइड करता है कि वह आगे चलकर कैसा बनने वाला है, उसका सामाजिक, मानसिक या बहुत सारे विकास कैसे होते हैं। ठीक है, जीन पियाजे इस चीज को मानते थे। और उसके बाद पियाजे का जो सिद्धांत है इसको बहुत से नाम से हिंदी में जानते हैं। इंग्लिश में तो इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक लिखा हुआ हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, लेकिन हिंदी में बौद्धिक विकास, ठीक है, अवस्थाओं का सिद्धांत, बहुत से अन्य नामों से जानते हैं। उसके बारे में भी आगे जानेंगे हम, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो किसी भी नाम से इनकी थ्योरी पूछी जाए तो पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पियाजे का जो सिद्धांत है विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः अर्जन करता है। ठीक है, कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको विकासात्मक सिद्धांत भी हम कहते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। उसके बाद अगला देखिए, बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, बालक के भीतर जो संज्ञान या बौद्धिक विकास होता है अनेक अवस्थाओं से गुजरता है, इसलिए इसको हम अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे के बारे में आपको पता होगा, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, स्विस मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक विकास पर सबसे अधिक प्रभावी थ्योरी जीन पियाजे के द्वारा ही दी गई थी। संज्ञानात्मक विकास यानी कि बौद्धिक विकास, ठीक है, ज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास कह सकते हैं इसको आप। तो संज्ञानात्मक विकास को अन्य नामों से जो जाना जाता है, इसको हम बौद्धिक विकास भी कहते हैं, ज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं और अवस्थाओं का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर इन चारों शब्दों का उल्लेख है तो आप समझ जाइए जीन पियाजे के थ्योरी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में संज्ञानात्मक, बौद्धिक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात होगी तो इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से जीन पियाजे की थ्योरी ही आप ध्यान में रखकर आंसर करिएगा। उसके बाद देखिए, अब इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं
वो हम समझ लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अनुकूलन, और इसके ही दो ये संप्रत्यय जो है, इसके दो उप संप्रत्यय भी हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। तो एडाप्टेशन क्या होता है, इससे क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एडाप्टेशन या अनुकूलन क्या होता है। तो देखिए, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, जीन पियाजे मानते थे कि बच्चे में ये जो अनुकूलन की प्रक्रिया है, जो वातावरण के साथ वो अनुकूलन करता है, इसकी जो प्रवृत्ति है वह जन्मजात होती है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को समझ गए होंगे। जब बच्चा अपने वातावरण के साथ, समाज के साथ, परिवेश के साथ तालमेल बिठा लेता है तो उसको कहते हैं अनुकूलन करना, कि बच्चे ने अनुकूलन कर लिया है, एडाप्टेशन कर लिया, एडाप्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इसके जो दो उप संप्रत्यय हैं, पहला है आत्मसातकरण और दूसरा है समायोजन। इससे भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आत्मसातकरण, अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए आप। सबसे पहले जान लीजिए आत्मसातकरण क्या होता है। पूर्व में सीखे गए ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का अर्जन करना आत्मसातकरण कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत ही आसान भाषा में है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर जब आप कुछ नया सीखते हैं तो उसको आत्मसातकरण करना कहते हैं। अब इसको उदाहरण के हिसाब से समझिए। ये उदाहरण बहुत फेमस है, एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे सबसे पहले बच्चा छोटा होता है तो बिल्ली देखता है। मान लीजिए उसने सफेद बिल्ली देखा, उसने अपना बौद्धिक विकास कर लिया, अपने मतलब मस्तिष्क में ये चीज, ये डेटा फिट कर लिया कि बिल्ली सफेद होती है। ठीक, फिर कुछ दिन बाद वह एक सफेद के अलावा काली बिल्ली भी देखता है, और फिर वह पूर्व ज्ञान के आधार पर देखता है कि इसका भी शारीरिक बनावट सफेद बिल्ली जैसा ही है। ठीक है, आवाज जो निकालती है वो भी सफेद बिल्ली जैसा है, पूंछ वगैरह, चार पैर, ठीक है, बहुत सारी चीजें मैच करती है, बस रंग अलग है। तो वह पूर्व ज्ञान के आधार पर यह सीख लेता है कि बिल्ली सफेद भी होती है और बिल्ली काली भी होती है। तो यहाँ जो प्रक्रिया हुआ है, काली बिल्ली को देखने के बाद पूर्व ज्ञान के से जोड़ते हुए जब वो नया चीज सीखा है, तो इसी को आत्मसातकरण करना कहते हैं। अब देखिए, ये तो बच्चों वाला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये बच्चों वाला एग्जाम्पल मैं इसको बोलूंगा। अब अपने स्तर का एग्जाम्पल आप सुनिए। देखिए, मान लीजिए एक बीटीसी का, डीएलएड का, बीएड का स्टूडेंट है। ठीक, उसको सीटेट, यूपीटेट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी पहले। ठीक, तो यूपीटेट का क्वेश्चन पेपर वो देखता है, या फिर कहीं से उसको पता चलता है कि यूपीटेट का एग्जाम होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्जाम। तो इसके बारे में उसको नॉलेज हो गई। उसके बाद कुछ दिन बाद वो सीटेट का क्वेश्चन पेपर देखता है उठा के। यूपीटेट का क्वेश्चन उसने सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन सीटेट के बारे में उसको अभी पता नहीं था जब यूपीटेट का एग्जाम दे रहा था। सीटेट का क्वेश्चन पेपर देखता है तो पूर्व ज्ञान, यानी कि यूपीटेट के का जो उसके पास पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर वह सीटेट का क्वेश्चन पेपर देख के जान जाता है कि यह भी एक शिक्षक पात्रता परीक्षा ही है, लेकिन इसको क्वालिफाई करने के बाद हम किसी भी स्टेट में टीचर बन सकते हैं। मतलब यह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान से उसने नया ज्ञान अर्जन किया, पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ नया सीखा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, जब भी बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ नया सीखता है तो उसको क्या कहते हैं हम, समायोजन करना और आत्मसातकरण करना। और आत्मसातकरण की प्रक्रिया में बच्चा मतलब सुधार नहीं करता है, एज इट इज सीख लेता है पूर्व ज्ञान के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ सुधार थोड़ी किया है, बस जस्ट उसको पता है कि ए भी बिल्ली है, ए भी बिल्ली है, बस रंग अलग है। ए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, बस स्टेट का अंतर है, ए स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन अब समायोजन को पढ़िए। एक कॉन्सेप्ट जो है उपसंप्रत्यय थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल से समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि कभी कंफ्यूजन होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी लाइक कर दीजिए आप सभी जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो। अब समायोजन के बारे में देखते हैं। हमने अनुकूलन पढ़ लिया, अब अनुकूलन के दो पार्ट जो होते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। तो समायोजन को देखते हैं। समायोजन क्या होता है, बच्चा जब थोड़ा एडवांस हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो पूर्व में उसने जो चीज सीखा है उसमें वह सुधार करता है। ठीक है, सुधार करता है या परिवर्तन करता है, तो उसको कहते हैं हम समायोजन करना, पूर्व ज्ञान में सुधार करना। ठीक है, जैसे उसको पहले पता है कि चार पैर होते हैं बिल्ली के, पूंछ होती है, ऐसा रंग होता है, ऐसा आवाज होता है। ठीक, बिल्ली के बारे में उसको पता है,
उसको अभी यही पता है कि जस्ट बिल्ली होती है, लेकिन जब वह एक कुत्ता देखता है, ठीक है, या कुत्ते का बच्चा देखता है, तो फिर देखता है कि इसके भी 4 पैर हैं, पूंछ है, ठीक है, लेकिन इसका शारीरिक बनावट थोड़ा सा अलग है, इसका आवाज भी अलग है, ठीक है, बनावट और आवाज इसका अलग है, और बहुत सारी चीजें हैं, अंतर है। तो अपने पूर्व ज्ञान में उसने क्या क्या सुधार किया कि भले 4 पैर हो, पूंछ हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बिल्ली ही हो, वो कुत्ता या अन्य जानवर भी हो सकता है। उसी तरह अब यहाँ पे बड़ों वाला एग्जांपल देखिए, उसको पता है यूपी टेट सी टेट दोनों शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ठीक है, लेकिन उसको नहीं पता था अभी तक कि केबीएस और डी ट्रिपल एस भी यूपी टेट सी टेट के बाद आपको क्वालिफाई करना होगा जब आप शिक्षक बनेंगे। तो पूर्व ज्ञान में वो सुधार करता, अभी तक तो उसको ये पता था। जैसे आप ये रियल वास्तविक जीवन में जाके इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे 2011-12 में जब नया नया सी टेट यूपी टेट का एग्जाम होना शुरू हुआ था, तो बहुत से लोगों को नहीं पता था कि सी टेट यूपी टेट क्वालिफाई करके ही जॉब मिल जाएगा या फिर आगे कुछ और होने वाला है, ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता था। जो लोग नए थे बीटीसी में, डीएलएड में या जेबीटी जो भी आप कर रहे थे, तो उनको पता था। फिर पता चला सी टेट यूपी टेट के बारे में, ठीक, उन्होंने आत्मसात्करण कर लिया इस चीज को, सी टेट यूपी टेट को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए समझ लिया, सी टेट यूपी टेट दोनों चीज को। लेकिन जब वह डी ट्रिपल एस बी या केबीएस या सुपर टेट का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो अब एडवांस हो चुका है वह बच्चा, तो देखता है कि यह पात्रता परीक्षा के बाद हमें ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा जिसको शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं, केबीएस डी ट्रिपल एस बी का, फिर हम शिक्षक बन पाएंगे। तो उसने पूर्व ज्ञान में ये चीज सुधार किया, कुछ नया जोड़ा, ठीक है, तो इसको समायोजन करना कहते हैं हम, ठीक है, समझ गए होंगे आप इस चीज को कि जब पूर्व ज्ञान में वह कुछ परिवर्तन करे या सुधार करे तो उसको समायोजन करना कहते हैं, और जब पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ भी सीखे हो तो उसको आत्मसात्करण करना कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप अगर नोट करना चाहें आसान भाषा में तो सिंपल सा नोट कर लीजिए, अनुकूलन हेडिंग डालिए और नोट कर लीजिए कि जब बच्चा अपने वातावरण के साथ, परिवेश के साथ तालमेल बिठा लेता है तो उसको अनुकूलन कहते हैं, और यह जो प्रवृत्ति होती है अनुकूलन की जन्मजात होती है, ठीक है। आत्मसात्करण हेडिंग डालिए और लिख लीजिए कि बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पर जब कुछ नया सीखता है, नया अर्जन करता है तो उसको आत्मसात्करण करना कहते हैं, ठीक। उसके बाद समायोजन हेडिंग डालिए, नोट कर लीजिए, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन या सुधार जब करके बच्चा कुछ सीखता है तो उसको समायोजन करना कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, विकेंद्रीकरण भी एक कॉन्सेप्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी के अंतर्गत। विकेंद्रीकरण क्या होता है? किसी भी वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता जब बच्चे में विकसित हो जाती है तो उसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण करना, ठीक है। किसी भी वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको सजीव निर्जीव में फर्क नहीं पता होता, अंतर नहीं पता होता। टेबल से चोट लग जाता है, रोने लगते हैं, मम्मी पापा जाके टेबल को मार देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है क्योंकि उसको वस्तुओं के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की उसकी क्षमता विकसित नहीं हुई है, ठीक है। और जब वह क्षमता विकसित हो जाएगी तो उसको कहेंगे विकेंद्रीकरण करना, कि ठीक है, समझ गए होंगे आप इस कॉन्सेप्ट को। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, साम्य धारण। साम्य धारण क्या होता है? इसमें बालक आत्मसात्करण और समायोजन, जो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, अनुकूलन के दो संप्रत्यय आत्मसात्करण और समायोजन, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है, देखिए, जब आत्मसात्करण और समायोजन के बीच, इन दोनों के बीच तालमेल बिठाने वाली जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं साम्य धारण करना, ठीक है। आत्मसात्करण और समायोजन के बीच तालमेल बिठाने की प्रक्रिया को हम साम्य धारण कहते हैं। अगला देखिए, स्कीम्स। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। स्कीम्स क्या होता है? व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसको दोहराया जा सके। बहुत से ऐसे व्यवहार बिहेव होते हैं जो बच्चे उसको दोहरा सकते हैं, जीन पियाजे ने उसको स्कीम्स बोला है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, बच्चा डेली स्कूल जाता है, बैग अपना पैक करता है, ठीक है, उसमें टिफिन बॉक्स रखता है, उसमें पानी का बोतल रखता है, अपनी किताबों को, नोटबुक को, ठीक है, पेन पेंसिल वगैरह सारा रखता है, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया बैग, फिर इसमें इसने पेंसिल रख लिया, ठीक है, और उसके बाद इसमें इसने अपनी किताबों को रख लिया,
ठीक, उसके बाद पानी का इसने बॉटल रख लिया, जो भी इसका पानी का बोतल है, ठीक है, बॉटल है, इसको रख लिया बच्चे ने। ठीक, उसके बाद इसमें अपना लंच बॉक्स वगैरह रख लिया। तो ये जो पैटर्न है ना, व्यवस्थित पैटर्न, जिसको अब बच्चा अगले दिन भी दोहरा सकता है। मान लीजिए आज मंडे है, ठीक है, मंडे को उसने ये काम किया, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आगे के दिनों में भी वह एक चीज दोहरा सकता है ना, तो इसी को कहते हैं स्कीम्स। ठीक है, व्यवहारों के संगठित पैटर्न जिसको दोहराया जा सके, स्कीम्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश मैं आप सभी को कर रहा हूं। मजा आ रहा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए आप, क्योंकि आगे भी बहुत ही बेहतरीन डेली आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। शिक्षक बनने तक हम आपके साथ लगे रहेंगे। अब देखिए स्कीमा क्या होता है। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण, ठीक है, सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा कहते हैं। स्कीम्स, स्कीमा में आप अंतर समझ गए होंगे। स्कीम्स किसे कहते हैं? जब व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसको दोहरा सके बच्चा। और स्कीमा किसे कहते हैं? ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा कहलाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले इसके पार्ट पे, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास का चरण है। जीन पियाजे के अनुसार 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, स्टेज हैं। ठीक है, पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो स्टेज हैं 4 मुख्य, उसको हम पढ़ते हैं। और इन्हीं से सभी क्वेश्चन बनते हैं, इनकी थ्योरी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं पूरा हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए इंग्लिश में पढ़ने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि हिंदी में सेंसरी मोटर को इंद्रियगामक, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, अन्य नामों से भी इसको जानेंगे। देखिए इस सारे जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, ये मतलब फॉरेन के मनोवैज्ञानिकों ने लिखी है। इसका जब हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है तो उसको जो भी ट्रांसलेटर होता है अपने अपने लैंग्वेज में उसका नाम लिख देता है हिंदी में ट्रांसलेट करके। सेंसरी मोटर को किसी ने इंद्रिय गामक बोल दिया है, इंद्रिय गामक, तो गामक अवस्था बोल दिया, किसी ने इंद्रिय जनित अवस्था बोल दिया, तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो इंग्लिश में हर जगह सेंसरी मोटर ही लिखा हुआ मिलेगा। और जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय होता है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। दूसरा जो है प्री ऑपरेशनल, यहां ध्यान दीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक दूसरा स्टेज जो हमारा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा इसमें 2 से 7 वर्ष तक का होता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी के अनुसार। पूर्व संक्रियात्मक का अर्थ हुआ, इसको अलग अलग समझिएगा। प्री ऑपरेशनल, जब बच्चा क्रिया करने से, यह जो अवस्था है इसको बोलते हैं हम आसान भाषा में, क्रिया करने से पहले की अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। बच्चा इस अवस्था में देखता है, सीखता है, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, लेकिन क्रिया नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस अवस्था को प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अगला जो स्टेज है, तीसरा स्टेज हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी के अनुसार, इसमें भी क्वेश्चन आएगा कितने वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष के बच्चे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है? तो कंक्रीट ऑपरेशनल या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम। चौथा और आखिरी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी, औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसको हम कहते हैं। 11 वर्ष से एडल्टहुड तक इस अवस्था में बच्चे होते हैं। ठीक है, और इन अवस्थाओं में बच्चे कैसे सीखते हैं, मानसिक विकास उनका कैसा होता है, इसके बारे में जस्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे तस्वीर के थ्रू आप देख सकते हैं, और तस्वीर इसलिए मैंने शामिल किया है इन स्लाइड्स में, पीपीटी में अपने, ताकि दिमाग में इमेज आपके बन जाए। सेंसरी मोटर है यानी छोटा बच्चा है, प्री ऑपरेशनल है यानी कि थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, खेलने कूदने लायक। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल, यानी बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया, बड़े गेम्स भी खेल सकता है। चौथा देखिए यहाँ पे हीरो टाइप का बच्चा, मतलब बड़ा हो गया। बच्चे 11-12 साल के बच्चे थोड़ा बाल वाल बनाने लगते हैं अच्छे से। ठीक है, तो समझ सकते हैं इस चीज को आप। अब अनेक अवस्थाओं में क्या सीखते हैं बच्चे, कैसे सीखते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहीं पे बच्चे का भाषा विकास प्रारंभ होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा अवस्था है, शैशव अवस्था, ध्यान रखिएगा,
शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था ही समझ लीजिए यहाँ पे सेंसरी मोटर है एक तरह से, ठीक है। तो सेंसरी मोटर अवस्था जैसा कि नाम से ही आप सुन पा रहे होंगे, इंद्री गामक, इंद्री गामक अवस्था, या इंद्री जनित अवस्था। इंद्री या फिर हमारे सेंस जो होते हैं क्या होते हैं, 5 प्रकार के सेंसेस होते हैं, सभी को पता है। 5 प्रकार की इंद्रियां होती है मानव में। पहला होता है नाक, यानी कि स्मेल करना, साउंड कान, उसके बाद आंख से देखना, जीभ से टेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद त्वचा या हथेली हम कह सकते हैं टच करना। तो ये 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का जो पहला अवस्था है, बच्चा जब इस अवस्था में होता है तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ज्ञान अर्जन करता है। और जीन प्याजे ने एक और बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपने ज्ञान का सृजन वह स्वयं करते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए अब इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों से कैसे सीखता है, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बच्चा कैसे सीखता है। मान लीजिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। मान लीजिए मोमबत्ती है, जल रही है, छोटा सा बच्चा है, क्या करता है, इसको टच करता है। ये बच्चा अपने हाथ से इसको टच करता है, यानी कि त्वचा से, ये जो इसका 5वां सेंस है, इससे टच करता है। और टच करता है तो क्या होता है, जल जाता है। बच्चा जलेगा ना जब छुएगा तो जब जल जाएगा तो ये चीज वो सीख जाएगा कि आग को छूने से जल सकते हैं। तो यहाँ पे उसने सीखा अपने इंद्रियों का प्रयोग करके, ठीक है। बहुत सारी चीजों को तुरंत क्या करता है, मान लीजिए उसको मिर्च का टुकड़ा भी है, बच्चे छोटे बच्चे होते खिलौने वगैरह को, पेन वगैरह को अब देखते होंगे मुंह में, तुरंत उसको उसका टेस्ट लेने लगते हैं, पूछने लगते हैं। तो मान लीजिए मिर्च है, उसने जीभ पे रख लिया, उसको खा लिया, तीखा लगा तो उसको पता चल जाएगा ये तीखा लगता है, ठीक है, इसको दोबारा नहीं खाना है मुझे। या उसको तीखा पसंद होगा तो खाएगा दोबारा। तो यहाँ पे अपने जीभ से उसने अपने सेंस से क्या किया, सीखा, ठीक है। आंखों से देख के बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, सुन के सीखते हैं। सुन के कैसे सीखते हैं, मम्मी उनको गोद में खिलाती है, पापा आते हैं तो बच्चे को दिखाते हुए कहती है पापा आ गए, देखो पापा, ठीक। तो सुन के बच्चा सीखता है, फिर जान जाता है हमारे पापा है, ठीक है, समझ गए ना आप। फिर मम्मा, पानी, मम, ये सारी चीजें बोलना स्टार्ट कर देता है। स्मेल करके भी बहुत सारी चीजों को सीखता है। तो आप इस अवस्था में समझ गए होंगे, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था में बच्चा अपने इंद्रियों से सीखता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं ना, भले अभी आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फटाक से आप आंसर कर देंगे, क्योंकि आपने थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा है। अब देखिए, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जाहिर सी बात है गुरु दक्षिणा के रूप में इतना तो आपसे कह ही सकता हूं कि प्लीज चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की बहुत नीड है मुझे, बहुत ज्यादा। और यकीन दिलाता हूं, इस चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो कभी आप निराश नहीं होंगे। शिक्षक भर्ती तक मैं आपके साथ रहूंगा, डेली अब आपको क्लास मिलने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन आपको क्लास मिलेगा। तो चैनल को, लाल वाले बटन को सब्सक्राइब करके घंटी का भी बटन फटाक से दबा दीजिए। अगर आपने नहीं दबाया है तो आप गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर दबा दें। अब देखिए दूसरा जो स्टेज है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का, वो है प्री ऑपरेशनल। जैसा कि मैंने बताया, क्रिया करने से पहले की अवस्था, क्रिया करने से पूर्व की अवस्था भी इसको हम बोल सकते हैं, पूर्व की अवस्था, ठीक है। और हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक इसको बोलते हैं। बच्चा इस एज में, यानी कि इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष तक रहता है जीन प्याजे के अनुसार। प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक या क्रिया करने से पहले की अवस्था। इस अवस्था में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं कि बच्चे में जीववाद का गुण विकसित नहीं होता। जीववाद का गुण विकसित नहीं होता, इसका अर्थ यह है कि बच्चा निर्जीव और सजीव यानी कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर नहीं कर पाता। अगर जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि उसको मान लीजिए इस फोन से चोट लगता है, ठीक है, इस फोन से उसको चोट लगता है, गलती से उसके हाथ में गिर गया या फिर उसको चोट लग गया, फिर इस बच्चे का बड़ा भाई या फिर मम्मी पापा आएंगे और इस फोन को ऐसे ऐसे मार देंगे, बच्चा हंसने लगता है कि चलो उसने मुझे मारा, उसको भी मार पड़ गई। तो बच्चा अंतर नहीं कर पाता, उसको नहीं पता है कि फोन निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको चोट नहीं लगता, ठीक। तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चा सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, जीववाद का गुण विकसित नहीं होता इस अवस्था में, पहला, ठीक। अब मुख्य विशेषताएं आप पढ़ रहे हैं इसकी।
दूसरा है अहम केंद्रिता। जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि बच्चा, यहाँ रेड वाला जो है बच्चा है, इसके मान लीजिए कहीं शादी पार्टी में जाता है, कहीं भी जाता है बच्चा, छोटा बच्चा 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा जीन पियाजे के अनुसार, तो सोचता है कि सब लोग मुझे ध्यान दे रहे हैं, मेरे हेयर स्टाइल को देख रहे हैं, मेरे कपड़ों को देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, मतलब घमंड में रहता है कह सकते हैं, ठीक है। अहम केंद्रिता इसको बोलते हैं। तो इस अवस्था में बच्चे में अहम की भावना बहुत तीव्र रहती है, ध्यान रखिएगा। अन्य अवस्थाओं में भी रहती है, लेकिन सबसे अधिक तीव्र अहम की भावना इसी अवस्था में होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। अब जो अगला स्टेज हमारा अपलटावली। अब इसका अर्थ क्या होता है कि बच्चे को मान लीजिए आपने सिखा दिया 2 + 4 = 6, ठीक है। 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6 मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद आप उससे पूछेंगे, लिख के ही पूछेंगे 4 + 2 क्या होता है, तो कंफ्यूज हो सकता है इस अवस्था में बच्चा। आप उसको कंफ्यूज कर सकते हैं इस अवस्था में। 4 + 2 लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कितना होता है, ठीक है। वो सोचने लगेगा, जोड़ने घटाने लगेगा। तो पलटावली का गुण विकसित नहीं होता, यानी कि अपलटावली का गुण होता है इस अवस्था में, ठीक है। मान लीजिए आपने उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ा दिया, ठीक है। इसको रटवा दिया आपने उसको अच्छे से। अब उससे आप बोलेंगे 7 के पहले क्या आता है, तो पलट के वो मतलब बैक में नहीं, बैक गियर नहीं लग पाएगा उसमें, कह सकते हैं वो नहीं बता पाएगा सोच के कि 6 होता है, ठीक है। आप ये चीज प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आपके घर में बच्चे होंगे तो ये चीजें करके देख सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा बहुत एडवांस हो, तीव्र बुद्धि का हो, तो उसके लिए नहीं है ये चीज, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के बारे में चीज है। और जीन पियाजे के थ्योरी से जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो प्री ऑपरेशनल आप समझ गए। जो क्वेश्चन पूछने वाला है, देखिए हमें जीन पियाजे के थ्योरी पे कोई बहुत बड़ा निबंध थोड़ी लिखना है या विशेषज्ञ थोड़ी ना बनना है जीन पियाजे की थ्योरी पे। हमें बस उतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो, आसान भाषा में हम समझ सके, कंफ्यूजन ना पैदा हो। दूसरा अवस्था आपने पढ़ लिया। पूर्व संक्रियात्मक के बारे में थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरे के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है। दूसरे के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। अब वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है, तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ होता है। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालकों के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है, यानी कि अनुकरण करने की जो शक्ति है, इससे क्वेश्चन ये बनेगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में किस अवस्था में बच्चे में अनुकरण करने की, ठीक है, या अनुक्रमणशीलता की क्षमता तीव्र होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक यानी कि जो दूसरी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें अनुकरण, ठीक है, करने की, कॉपी करने की क्षमता तीव्र होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और दूसरे के संपर्क से बच्चा सीखता है। इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी हिंदी में बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया हिंदी में कई नामों से आप इसको जान सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक। बालक संकेत तथा चिन्हों को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। आत्म केंद्रित हो जाते हैं। बालक संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है, ठीक है। संकेत और भाषा का विकास इस अवस्था में तीव्र हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीसरा जो हमारा अवस्था है कंक्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है जीन पियाजे के अनुसार, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। यहाँ पे फोटो में, पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पेड़ बना है, बच्चे का लॉलीपॉप है, ठीक है, यहाँ पे उसका खिलौना है, कार है, घर है। तो ये सारी जो चीजें वह मूर्त रूप से बच्चा अपनी आंखों से देख सकता है, ठीक है। जो भी चीजें वह देख सकता है, लाइक घर वह देख सकता है, ठीक है, फुटबॉल वह देख सकता है आंख से, ठीक है। ऐसे जो भी चीज है, बैट वगैरह है, तो इन चीजों को, जिन चीजों को वह देख सकता है, उन्हीं चीजों के बारे में वह ज्ञान अर्जन कर सकता है, सीख सकता है, तर्क के साथ बातें रख सकता है, ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में, अब देखिए नोट कर लीजिए, इस अवस्था में बालक जीन पियाजे के अनुसार भार, क्रम, आकार, मुद्रा आदि को समझने लगता है, ठीक है। यानी कि आप उससे जो विभिन्न आकृतियां होती हैं, आकार होते हैं, लाइक लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, मतलब सॉरी आयतकार, वर्गाकार, गोला, स्टार, ठीक है, हार्ट शेप, ठीक है, त्रिकोण, ये सारी चीजों के बारे में उसकी समझ विकसित हो जाती है, समझने लगता है।
तर्क पर आधारित चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करने लगता है। मूर्त चिंतन का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए बच्चा जो है, मूर्त चिंतन का मतलब जो चीजें वो देख सकता है उसके बारे में वो चिंतन करना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में पूछा जाएगा आपसे कि पलटावली का गुण किस अवस्था में विकसित हो जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में पलटावली का गुण विकसित हो जाता है। अगर आप उससे 4 + 2 बता देंगे 6 होता है, और फिर बाद में पूछेंगे 2 + 4 कितना होता है तो बता देगा 6 होता है, क्योंकि इस अवस्था में यह गुण विकसित हो जाता है। बच्चे मुद्राओं वगैरह के बारे में, यानी कि रुपए पैसे के बारे में, भार क्रम, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, इन सारी चीजों के बारे में समझने लगते हैं। ठीक, तो इससे हो गई चीजें। नाम से आपको लग रहा होगा मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि मूर्त चीजों के बारे में सोच सकता है। भार क्रम आकार, क्वेश्चन बनेगा किस अवस्था में बच्चे समझने लगते हैं इनके बारे में, वह तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं देख लीजिए। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, एवं वस्तु एवं घटनाओं के बीच समानता भिन्नता समझने लगता है। वह समझ जाता है इस अवस्था में बच्चा जो होता है कि समानता या फिर भिन्नता। जैसे देखिए यहाँ पे है, ये बॉल है, जस्ट क्रिकेट वाला बॉल, और यहाँ पे फुटबॉल है। ठीक है, जो भी फुटबॉल है समझ लीजिएगा। ठीक, तो समझ जाएगा कि यह क्रिकेट का बॉल है या फुटबॉल है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और भी भार क्रम में जैसे यहाँ पे है वर्गाकार और आयताकार, ठीक है, दो वस्तुएं हैं, तो वह समझ जाएगा कि ये वर्गाकार है और कौन सा इसमें से आयताकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अंडाकार मान लीजिए कुछ है और कुछ गोलाकार है, तो वह समझ जाएगा अंतर करना, इन सारी चीजों में उसको अंतर करना आ जाता है। 1 रुपए का सिक्का है मान लीजिए, और 20 रुपए का सिक्का, मान लीजिए 20 का सिक्का नहीं चल रहा है अभी, लेकिन मान लीजिए 20 का सिक्का है, तो इसमें अंतर कर लेगा, वो पहचान जाएगा कौन सा 1 का सिक्का है, कौन सा 20 का है, कौन सा 1000 का नोट है, कौन 500 का नोट है। वैसे 1000 का तो बंद हो चुका है, तो कौन सा मतलब 2000 का है और कौन सा 500 का है, कौन सा 200 का है, अंतर करना सीख जाता है बच्चा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वह तर्क कर सकता है, ठीक है, किसी भी ऐसे मुद्दे पर तर्कात्मक बात उससे कर सकते हैं जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता हो। ठीक है, जो संज्ञानात्मक दायरे मैंने बताया, रुपए पैसे मुद्रा भार क्रम, इन सारी चीजों का। ठीक है, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियम सीख जाता है। ध्यान रखिएगा इस अवस्था में बच्चा। अब इसका जो सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट अवस्था है वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 से एडल्टहुड तक के जो बच्चे होते हैं जीन पियाजे के अनुसार, वह चौथे अवस्था में होते हैं संज्ञानात्मक विकास के, औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। यहाँ देख रहे हैं छोटी सी क्या मतलब 11 साल से बड़ी लड़की है, यहाँ पे छोटी सी बच्ची है 11 साल की से बड़ी। ठीक है, 11-12 साल की होगी। ये अमूर्त चिंतन यहाँ पे बैठ के कर रही है। अमूर्त चिंतन करने का अर्थ ये हो गया कि जो चीजें वह देख नहीं सकती है आंखों के समक्ष, अमूर्त रूप से भी उसके बारे में चिंतन कर सकती है। लाइक हवा हम नहीं देख सकते हैं, तो हवा के बारे में जीन पियाजे के दूसरे अवस्था में बच्चे चिंतन नहीं कर सकते, तर्कात्मक रूप से बात नहीं कर सकते। ठीक है, ईश्वर के बारे में आप उनसे बात करेंगे तो नहीं कर पाएंगे इसके पहले वाले स्टेज में, लेकिन चौथे स्टेज में आप उनसे ईश्वर के बारे में, हवा के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जो अमूर्त रूप से, यानी कि डायरेक्ट रूप से नहीं देख रहे हैं, अमूर्त रूप से देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है बालक, समस्याओं के बारे में चिंतन कर सकता है जिन्हें वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता। यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की है। 12 वर्ष या फिर 11 वर्ष दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी हुई है। एनसीईआरटी में वैसे मतलब सीबीएसई के हिसाब से 11+ ही सही है। तो इस अवस्था की विशेषता जो है, तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है, समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है, वास्तविक अवास्तविक में अंतर करने लगता है, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता रखता है। यानी कि इस अवस्था में देखेंगे बच्चे झूठ बोलने लगते हैं, बहुत सारी काल्पनिक अमूर्त रूप से सोच के स्टोरी बना देते हैं। जैसे मैं छोटा था, मैं अपना बता रहा हूं आपको, समझ में आएगा आपको। क्रिकेट खेलने जाता था मैं, ठीक है, क्रिकेट खेलने गया तो मेरे घर में एक किराएदार रहते थे। फिर वो किराएदार कुछ दिन में छोड़ के चले गए थे। ठीक, तो मैं क्रिकेट खेल के वापस आया, पापा घर आ गए थे स्कूल से पढ़ा के, और मुझे डर लगने लगा अब तो पढ़ेगी, आज पढ़ने वाली है, डांट या मार जो भी। तो वहां पे मैं क्या किया, एक काल्पनिक स्टोरी बना के पापा को सुनाया। पापा को ऐसे
भुलवाने के लिए कि पापा वो जो हमारे किराएदार थे, बहुत पहले रहते थे घर पे, वो देखे मिले हैं, यहाँ आए थे, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें। तो पापा उस बात में उलझ के उनका गुस्सा या जो भी था शांत हो गया या भूल गया कि खेलने गया था, जो भी है, थोड़े थोड़ी देर के लिए। मुझे ऐसा लगा उस एज में, तो वहां पे काल्पनिक चीजें मैंने पापा से अमूर्त रूप से चिंतन करके बताई। तो वही चीज यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चा 11 साल से बड़ा हो जाएगा तो अमूर्त रूप से, काल्पनिक रूप से सोचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जब भी आप पेडागोजी या जीन पियाजे कोलबर्ग कोई भी थ्योरी पढ़ें या पेडागोजी या सीडीपी का क्वेश्चन आप देखें, तो वास्तविक जीवन से जोड़कर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें वास्तविकता से संबंधित हैं। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे 4 स्टेज कंप्लीट हो गए और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने बहुत से जीन पियाजे के अंदर से क्वेश्चन तैयार किए हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, या इनके थोड़ी सी जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरा, ठीक है। तो इस छोटे से रिक्वेस्ट को आप जरूर, उम्मीद करता हूं इसको आप मानेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी चीजें हैं नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, बस अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए, और कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे बहुत से वीडियोस के लिंक हैं जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम वाइगोत्स्की के अलावा जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की तीनों की थ्योरी पढ़ेंगे, और क्वेश्चन आंसर को भी हम करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा, अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। थैंक यू।